हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का एक समरी का वीडियो है। पूरे बुक में एक बार में आपको कराने वाली हूँ। ये वीडियो आपको वन शॉट मिलेगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही फ़ायदा लगेगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी आपकी तैयार हो जाएगी। सिर्फ आप इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपका काम खत्म। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ सुनना है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस वीडियो में क्लास 6 के लेवल को ही लेके मैंने चला है, तो बहुत लेवल अप नहीं है। जितना क्लास 6 की बुक को देखते हुए उसको मेंटेन करते हुए ही लेवल यहाँ पे रखा गया है। जैसे जैसे टॉपिक्स का लेवल बढ़ेगा, हम क्लास में आगे जाएंगे, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की समरी की सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज क्लास 6 आएगा। एक दो दिन में आपको क्लास 7 मिल जाएगा, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। आपको सारी बुक्स का एनसीईआरटी का समरी आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके साथ क्वेश्चंस भी जो एनसीईआरटी के बेस्ड हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो जो एग्ज़ाम बिहार का है उसके लिए ख़ास है। साथ ही साथ सीटेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास है, और साथ ही साथ एचटेट के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ख़ास है। और साथ में सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे एनसीईआरटीज़ आती हैं उन सारे एग्ज़ामों में ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला चैप्टर है फूड वेयर इट कम फ्रॉम, भोजन ये कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स के बारे में दिया हुआ है। जो आपको पता है, हर्बीवोर्स ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया घोड़ा हो गया, और क्या हो गया, गाय हो गई। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कार्निवोर्स ऐसे जानवर जो कि फ्लैश खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो कार्निवोर्स हो गए, मांसाहारी। नेक्स्ट हो गया सर्वहारी, मतलब ओमनीवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक नंबर पक्का रहता है। तो इसमें क्या है, भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या घटक हो सकते हैं, भोजन में क्या क्या तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो वो तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज। कार्बोहाइड्रेट हिंदी कार्बोहाइड्रेट ही रहेगी, फैट वसा, मिनरल्स खनिज, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मंड वाला, मतलब स्टार्च का टेस्ट। तो देखो स्टार्च का टेस्ट में आपको सिर्फ आपको ये दे दिया जाता है कि क्या उसका आंसर आता है, मतलब जो स्टार्च का टेस्ट है उसका कंफर्मेशन क्या है। तो कंफर्मेशन क्या है, ब्लू ब्लैक। अगर किसी भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब मंड प्रेजेंट है, तो मंड की उपस्थिति कैसे दर्शाई जाएगी, उसके टेस्ट से उसमें क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन अगर डाल के जो टेस्ट है, वो जो सॉल्यूशन बना, वो अगर ब्लू ब्लैक, काला नीला आ जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस फूड के, उस खाने में मंड जो है वो उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन का टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है। फूड है, खाना हमारे पास, खाने में हमने क्या डाला, देखो इसमें अलग हो जाता है, चेंज हो जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। अगर ये इसको डालने के बाद खाने का रंग जो टेस्ट ट्यूब में लिया है वो अगर वॉयलेट हो जा रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पता लग जाएगा कि इस खाने में क्या प्रेजेंट है, इस परीक्षण में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है वसा का। वसा का टेस्ट आप कैसे जान सकते हैं, आप किसी भी खाने की चीज़ को आप पेपर पे रख देंगे, अगर पेपर जो है वो आपको ऐसे पैचेस से दिख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें वसा जो फैट है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा। ऊर्जा किसमें ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा, दोनों ऊर्जा प्रोवाइड करता है, दोनों ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। तो किसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो फैट में ज़्यादा, वसा में ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा में ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड। फूड में जो कि संतुलित फूड है, हम बोलते हैं ना हमें खाना खाना चाहिए, तो कौन सा संतुलित भोजन लेना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में देखो क्या क्या चीज़ हो जाएगी, PVCFM, ये शॉर्ट फॉर्म है PVCFM। देखो P फॉर प्रोटीन, V फॉर विटामिन, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, F फॉर फैट, M फॉर मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे भोजन में प्रेजेंट होनी चाहिए। जब ये भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, जितनी किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी डाइट कैसी हो जाती है, बैलेंस डाइट हो जाती है। साथ ही साथ रफेज मतलब डाइटरी फाइबर्स, ठीक है ना, बोलते हैं ना आजकल चोकर की रोटी खाओ,
तो क्या है वो फाइबर है। फाइबर हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सिर्फ सुनते जाओ, आप लोग को सब याद हो जाएगा। देखो अब फूड कैसे होते हैं हमारे, कुछ फूड होते हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं, कुछ फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी मसल्स बनाते हैं, कुछ फूड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको रिपेयर करते हैं या नए सेल्स को बनाते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ फूड के तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को जो भी बाहर से आ रहा है उसको लड़ने में उसके प्रति कारगर होते हैं। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फूड यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो पहला हो गया एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो हमारा फूड, जो खाना हमको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दूसरा आ जाएगा बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी मांसपेशियों को बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन आपने जिम जाते हुए लोगों को देखा होगा प्रोटीन खाते हुए, क्योंकि उनको अपनी मसल्स बनानी होती हैं, ठीक है। और एनर्जी गिविंग फूड में क्या था जो मैंने यहाँ बताया था, फैट और कार्बोहाइड्रेट, दो चीज़, ठीक है। और किस में ज़्यादा था, फैट में, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन हमें लेना होता है जो कि हमें किसी भी डिजीज़ से बचाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डाइटरी फाइबर्स, जो आहारी रेशे, तो ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आता है खनिज या मिनरल्स। मिनरल्स में दो तरह का होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब एज़ कम्पेयर टू माइक्रो, मैक्रो ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में ज़रूरत, और माइक्रो की कम होती है। तो आगे चल के हम ये चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डिजीज़ेस। अब कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं, कुछ विटामिन की वजह से या कुछ मिनरल्स की वजह से। आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, आपको इसी चार्ट को भी पढ़ना है। हम नेक्स्ट जब आगे क्लास में पढ़ेंगे तो हम पूरे विटामिन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, पुअर विजन हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी जिसमें कमज़ोर मांसपेशी, कम ऊर्जा रहता है बॉडी में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, जिसको पाजी बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स से खून निकलने लगता है। साथ ही साथ घाव बहुत समय में हील होता है, मतलब बहुत जल्दी घाव नहीं हील होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टीथ में की मतलब समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, इसकी डिजीज़ क्या हो गई कि वीक, उसकी बोन्स क्या होती हैं बच्चों की, वीक हो जाती हैं, किसी बड़े की भी बोन्स जो है वीक हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्वेल हो जाती है, और बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, और क्या होता है, लॉस ऑफ मतलब ब्लड रहता है, और क्या और उसके रिजल्ट क्या होता है, इससे रिजल्ट ये होता है कि हमको कमजोरी लगती है। तो ये था कुछ 2 या 3 चैप्टर कवर किए, अभी देखते हैं बाकी और चैप्टर्स। फाइबर्स टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। अब ये कैसे बन रहा है, देखो सबसे पहले लूज थ्रेड है। अगर लूज थ्रेड है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यार्न, मतलब तागा, ठीक। और तागा को अगर उसको और ऐसे ऐसे खोलते हैं तो कुछ रेशे से दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइबर्स। मतलब तागे को और स्प्लिट करते हैं तो ऐसे नहीं आगे से और छोटे छोटे तागे से निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइबर। तो अब देखो फाइबर तंतु जो है वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में प्राकृतिक और संश्लिष्ट सिंथेटिक। तो नेचुरल कौन कौन से हो गए, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। कॉटन और जूट क्या हो गए, प्लांट फाइबर्स हो गए, और सिल्क और वूल क्या हो गए, ये एनिमल से मिलते हैं, है ना। तो अब देखो हमें पढ़ना है इसमें क्या है, कॉटन और जूट के बारे में। बाकी जो सिंथेटिक वाले हैं वो आपको क्लास 8th में पढ़ने होंगे, तो हम क्लास 8th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉटन में क्या है, कपास कैसे बना, कपास का फाइबर कैसे बना, उसके बारे में प्रोसेस है। तो कपास का सबसे बड़ी बात है, कपास किस मौसम में होता है, वो गर्म मौसम में होता है। दूसरी बात, वो काली मिट्टी ज़रूरत होती है कपास के पौधों के लिए, ठीक है। तो कपास की जो बॉल होती है, कपास के जो गोलक होते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो कॉटन बॉल्स हैं या कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ अ प्लांट से मिलते हैं, मतलब किस भाग के, पौधे के किस भाग से हमको कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है, ठीक है। अब देखो कॉटन बॉल्स, कपास गोलक जब मैच्योर हो जाएगा, जब वो पूरा फूल जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा तो बर्स्ट हो जाएगा। सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर सीन, अब जैसे ही वो फूटेगा तो अंदर से कॉटन फाइबर हम मिल जाएंगे, क्योंकि सीड के ऊपर कवर्ड रहते हैं वो। तो फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, ओटाई। हिंदी में देख लो, कपास गोलक जो है वो जब पूर्ण परिपक्व हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो बीज टूटकर खुल जाते हैं। पूरा मैच्योर हो गया तो बीज अब टूट के खुल जाएंगे, ठीक है। तो सीड कवर्ड विथ, अब उसमें से कॉटन के फाइबर्स जो है वो दिखने लगेंगे। अब उस फाइबर को कैसे सेपरेट करा जाता है, बाय हैंड से निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग, जिसको बोलते हैं ओटाई, ठीक है। तो फाइबर्स, ये डेफिनेशन पूछी जाती है।
फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड इज गिनिंग, और कौन से वाले गिनिंग किस में हुआ, कॉटन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूट, जूट पटसन, पटसन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। देखो कॉटन कहाँ से निकला था, कॉटन का फाइबर मिला था हमें फ्रूट से, पर जूट कहाँ से मिल रहा है, पटसन कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है स्टेम से। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से पार्ट, कौन से भाग, पौधे के किस भाग से मिलता है ये जूट, या फिर कौन से भाग से मिलता है कॉटन, ठीक। नेक्स्ट आता है ऑब्टेन एंड हार्वेस्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज। अब इसको क्या करते हैं, जो कॉटन इसके स्टेम की जो स्टेम्स होती हैं, जूट की जो स्टेम होती है उसको भिगा कर रखते हैं पानी के अंदर और कुछ समय तक भिगा देते हैं। वो स्टेम जो होती है वो सड़ जाती है, तो उससे जूट के फाइबर्स को अलग निकाल लेते हैं और जो सड़े हुए चीज़ को उसको अलग फेंक देते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जब वो उसमें से फ्लावरिंग स्टेज रहती है, जब पुष्प निकल आते हैं तब उस समय उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टेम को डुबा कर रखते हैं पानी में, स्टेम जब सड़ जाती है, गलने लगती है, तो फाइबर सेपरेटेड बाय हैंड, उसको अलग से हाथ से निकाल लेते हैं, पटसन तंतुओं से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया क्या, जूट का, कैसे जूट को निकाला जाता है, किससे, स्टेम से। अब बात आती है नेक्स्ट, ये सब वर्ड्स टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब कताई। स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, मतलब यार्न, यार्न क्या था, लूज थ्रेड, अब लूज थ्रेड से क्या बनना है, फाइबर, ठीक है। तो देखो रेशो से तागा बनने की प्रक्रिया, रेशो से तागा बन रहा है, रेशो से तागा, ये यहाँ पे एक फ्लोचार्ट टाइप का बना है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइबर, फाइबर से स्पिनिंग हुआ, स्पिनिंग से क्या बना, यार्न, यार्न मतलब तागा, फाइबर मतलब क्या हो गया, रेशा, 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 ठीक है, कॉटन का रेशा, कॉटन के रेशे को से क्या बना, तागा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पिनिंग। स्पिनिंग से क्या हो गया, वीविंग, वीविंग में क्या हो गया, बुनाई, मतलब तागे को अब बुन के, स्वेटर बुनने की प्रक्रिया को देखा होगा ना कि दो दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं उसके ऊन के, उसको ऐसे से बिनते हैं तो एक स्वेटर बन जाता है। तो अब फाइबर से क्या बन गया, यार्न से क्या बन गया, फैब्रिक, मतलब एक पूरा वस्त्र बन गया। अब यार्न में क्या हो जाएगा, तागे में दो सेट्स ऑफ तागा ऐसे ऐसे बुनते हैं ना, तो दो तरह के तागे को लेके बुन रहे हैं, तो 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर और ये क्या बना लेगा, फैब्रिक। अब इधर से कॉटन का देख लो एक बार, ये आपकी बुक में दिए हैं फ्लो चार्ट्स। कॉटन रोल, कॉटन रोल है, ठीक है, और इसकी ओटाई करी गई तो क्या बन गया, फाइबर बन गया, ठीक। फाइबर से क्या हो जाएगा, फाइबर से क्या बनाना है, यार्न बनाना है, मतलब रेशे से क्या बनना है, धागा बनना है, धागा बन गया। अब धागे से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो निटिंग भी हो सकती है और वीविंग भी हो सकती है। वीविंग जैसे आपने चटाई देखी होगी तो वो वीविंग हो गई, निटिंग क्या हो गई, बुनाई हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या था, ये याद करने की टर्म्स है। पहला तो गिनिंग, गिनिंग क्या है, कॉटन के उसमें रहता है, फाइबर जिसमें सेपरेट करते हैं फ्रॉम सीड्स, सीड में से फाइबर का सेपरेशन, ठीक है। तो ये गिनिंग हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग, फाइबर से यार्न का बनना, मतलब फाइबर्स, अब यहाँ से तो फाइबर्स बन गए, अब फाइबर से क्या बनना है, यार्न बनना है। तो पहले गिनिंग आता है, फिर स्पिनिंग आता है, ठीक, GSKW, गिनिंग, स्पिनिंग, निटिंग एंड वीविंग। तो इससे क्या बन जाता है, फैब्रिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। इसमें क्या है, देखो सबसे पहला है हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनना, हस्त चयन, हस्त से कैसे, मतलब दाल को बिनना या कोई कंकड़ को किसी दाल वाल में से कंकड़ निकालना, कोई भी चीज़ हाथ से चुनना, ठीक है। तो वो हैंड पिकिंग हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग को हिंदी में भी थ्रेशिंग बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े आपने ऐसे लट्ठे देखे होंगे साइड में रखे हुए सड़क के, जहाँ पे धान वान के खेत होते हैं, तो वो एक साथ बंधे हुए होते हैं। तो जब वो सूख जाते हैं तो क्या करते हैं, सारे जो फार्मर्स होते हैं उसको ऐसे सारे लट्ठे को एक साथ लेके और उसको पीटते हैं। उसके पीटने से क्या होता है, जो भी ग्रेन्स होता है वो अलग हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेशिंग, जिसमें डंडियों से अनाज को पृथक करना, मतलब डंडियों से अनाज को अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनोइंग, विनोइंग मतलब हवा का कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको निष्पावन, देखो सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड। ऐसे क्या होता है, जो औरतें हैं या आदमी हैं वो सूप लेके खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे सूप को हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हैवी कंपोनेंट होता है वो नीचे चला जाता है ग्रेन, और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो उसमें जो घास वास या जो भूसा होता है वो अलग उड़ के दूर, हवा से दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये विनोइंग हो गया। नेक्स्ट, ये सब टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में तो खास तौर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सीविंग, सीविंग मतलब चालन, चलनी से ऐसे चालना, कोई भी चीज़ आटे को चालते हुए देखा होगा या आपने कहीं पे वो जो सीमेंट विमेंट को चालते हुए देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। देखो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि एक ग्लास है,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्लास है और मिट्टी है, उसको ऐसे से घोल दिया, ठीक है, तो पहले थोड़ी देर तक तो वो घुला हुआ दिखेगा, पर जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है, तो सेडिमेंट हो गया। मतलब ये ग्लास है, इसमें मिट्टी पूरी से भरी हुई थी, अब क्या हो गया, थोड़े समय के बाद मिट्टी नीचे यहाँ पे सतह पे इकट्ठी हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेडिमेंट हो गया। मतलब अब मिट्टी अलग हो गई, हम पानी अलग ऐसे नीचे करेंगे तो उसको पानी अलग हो जाएगा। अब देखो ये तो सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। अब इसी में अगर यहाँ ऊपर जो पानी भरा है उसको ऐसे उलट के निकाल दोगे तो ये जो पानी यहाँ से निकला तो ये किस प्रोसेस से निकलेगा, ये प्रोसेस होगा डिकेंटेशन, ठीक है, तो पानी का अलग से निकलना वो डिकेंटेशन हो जाएगा और जो नीचे बैठ जाना वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। ठीक, आपने पानी को तैरते हुए ऑयल को तैरते हुए देखा होगा पानी के ऊपर, है ना, अगर ऑयल को इसके ऊपर मैं डाल दूं तो यहाँ पे ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी, ये तेल की लेयर हो गई और ये पानी हो गया नीचे मान लो, ठीक है, तो अब ऑयल को अलग कर सकते हो कैसे, ऊपर से निकाल के ऐसे उल्टा करके अलग नहीं कर सकते हो, पानी ऑयल ऐसे निकल जाएगा और जो नीचे पानी पानी है वो रह जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक, जहाँ डिकेंटेशन मतलब ऊपर से निकल जाना, किसी भी चीज़ का सेपरेट हो जाना, ऐसे उल्टा करके पानी को निकाल देना। सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाना, कोई भी चीज़ भारी वस्तु होगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से जो ऊपर से निकल गया वो डिकेंटेशन हो गया, जो नीचे बैठ गया वो सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन में क्या होगा, कोई भी चीज़ को फिल्टर करना, फिल्टर पेपर छानना, है ना, जैसे चाय पत्ती से चाय को छान लिया तो वो फिल्टर कर लिया, फिल्टर पेपर से ऐसा फिल्टर कोन शेप में रहता है फिल्टर पेपर और उसमें कोई भी चीज़ को डालेंगे तो वो छान लिया जाता है, फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हो गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पन। इसमें जल, देखो इवेपोरेशन क्या होता है, जल में होता है ना, कहीं सड़क पे देखा होगा पानी, बारिश हुई पानी पड़ा है, अब थोड़ी देर बाद जब आओगे 1-2 दिन के बाद वो पानी सूख जाएगा, तो कहाँ चला गया, मतलब वो पानी उड़ गया, कहाँ उड़ गया, वातावरण में उड़ गया, इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया उसमें। इवेपोरेशन कैसे हो गया, पानी का धीरे धीरे से उड़ना, किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। ठीक, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा मतलब जितनी कम सीमित जगह होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा जगह होगी तो इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। ठीक है ना, कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को फैला के इसलिए सुखाते हैं, इवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि पानी का भाप बन के उड़ जाना, ठीक है, पानी का भाप बढ़ के उड़ जाना। अगर हम उसको जलाएंगे, पानी को नीचे से गर्म करेंगे तो भाप बहुत तेज़ी से बनेगी और पानी बहुत तेज़ी से उड़ जाएगा। अगर नॉर्मल इवेपोरेशन होना है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन से दूसरा टर्म होता है कनेक्टेड संघनन, मतलब कंडेंसेशन। जैसे पानी को गर्म किया तो इवेपोरेट हो गया वो, ठीक, इवेपोरेट हो गया। तो आपने देखा होगा थाली अगर किसी भी गर्म पतीले के ऊपर रख दो तो ऊपर से ड्रॉपलेट्स से नीचे दिखते हैं, थाली को अगर उठाओ तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जब पानी ऊपर उबला और भाप बना और थाली पे जाके वो उसकी ड्रॉपलेट्स सेटल हो गई, क्योंकि ऊपर थाली का टेम्परेचर क्या था, ठंडा था, ऊपर से हवा का टेम्परेचर क्या था, ठंडा था, और नीचे से गर्म था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो पानी के वेपर्स थे वो कंडेंस हो गई, मतलब संघनन लग गया उसमें, और संघनन प्रक्रिया लग गई तो उससे क्या हो गया, वो ड्रॉपलेट्स वापस से नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसी वजह से बारिश होती है, इसी सब कारणों से। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब इसमें देखो क्या होगा कि एक एग्जाम्पल है, एक ग्लास है, उसमें अगर चीनी को घोला, ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया आराम से, दूसरी चम्मच चीनी डाला, फिर घुल गया, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 10 डाला, तो एक गिलास में एक कैपेसिटी होगी किसकी, चीनी को घोलने की। उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो चीनी नहीं घोल पाएगा। अब जब वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा चीनी नहीं घोल पा रहा है, इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन कैसा बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल गया, मतलब संतृप्त हो गया, मतलब वो उसमें तृप्ति आ गई है कि अब मैं और नहीं घुल सकता। जैसे कि अगर किसी को खिलाते जा रहे हैं, अब वो कह रहा है भाई अब मेरे अंदर जगह नहीं, अब मैं नहीं खा सकता, मैं फट जाऊंगा। तो वही चीज़ इसमें होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एक सीमा के बाद अब वापस से उसमें घुलनशीलता जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सब यूज़ हो जाते हैं। ये सब हम आगे 8th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आता है पौधों को जानो, मतलब गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। इसमें क्या है, इसमें आपको पत्ती के बारे में जानना है, फिर आपको लीफ के वेनेशन के बारे में जानना है, फिर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में जानना है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत कम है चैप्टर्स में। देखो पत्ती में क्या होता है, जहाँ से तने से जुड़ी होती है जो लीफ का एक जो भाग तने से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पिट्टियोल, पर्णव्रत। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ये भाग जो चिपटा भाग होता है इसको बोलते हैं लेमिना या फलक।
ठीक है। जो बीच की एक मोटी सी नस जा रही होती है उसको बोलते हैं मिड रिब या मध्य शिरा। नेक्स्ट जो पतली पतली से ऐसे वेन्स दिखती हैं, ऐसी नसें से दिखती हैं जो पूरी पत्ती में फैली होती हैं, उसको बोलते हैं शिरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीफ वेनेशन, मतलब आपने अगर लीफ को देखा होगा, ऐसे ट्रेस किया होगा पेपर पे ट्रेसिंग पेंसिल से, तो आपको कुछ ऐसे कुछ आकृतियाँ दिखी होंगी, कुछ ऐसे डिजाइन्स दिखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिखे होंगे, तो उसी पैटर्न को बोलते हैं क्या, लीफ वेनेशन, मतलब शिरा विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। मेरा रेड मार्क है, चलो कोई बात नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। लीफ वेनेशन में रेटिकुलेट और पैरेलल, देखो रेटिकुलेट मतलब जालिका रूपी, जालिका रूपी मतलब कुछ ऐसे तुमने देखे होंगे पैटर्न्स की एकदम फैले हुए होते हैं, कोई इधर कोई उधर, मतलब उनका कोई पैटर्न नहीं है, कहीं भी किधर भी मन करा तो जो वेन्स है वो उसकी पैटर्न जो है मुड़ जाता है। पर कुछ ऐसे तुमने देखे होंगे, जैसे ये मान लो ये लीफ है और कुछ ऐसे देखे होंगे एकदम स्ट्रेट ऐसे ऐसे, मतलब एक उसका क्या है, एक जैसा है, या तो ऐसे फॉर्म में होगा, या अगर ये लीफ है तो ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक पैटर्न, एक पैरेलल लाइंस, एक क्या है समानांतर रेखाएं जो है उसमें खिंची हुई हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक। और रेटिकुलेट मतलब जालिका रूपी, जालिका रूपी जैसे अगर मैं यहाँ बना दूँ जालिका रूपी, तो ये कहीं भी निकल रही है, मतलब वो इसकी जो वेन्स है वो कहीं भी मतलब ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक। तो वेन्स क्या होती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, किसमें, रेटिकुलेट में मतलब जालिका रूपी में, और पैरेलल में क्या होती है, वेन्स जो होती है वो समानांतर होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आम और गुलाब, ठीक है। अब देखो जो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है तो उसमें रूट्स किस तरह की पाई जाती हैं, तो उसमें रूट्स पाई जाती हैं टैप रूट, ठीक है। टैप रूट कैसी, नल से, याद रखो नल खोलते हैं तो एक पतली सी सिरे से पानी निकलता है कि पानी फैला हुआ निकलता है, नल से, शावर से पानी कैसा निकलता है, फैला हुआ, पर नल से कैसा पानी निकलता है, एकदम सीधा सा सिरा सा, है ना। तो टैप रूट मतलब टैप खोला नल तो कैसा एक सिरे से पानी निकला, तो वो क्या होती है, एक मेन रूट होती है इसमें, और बाकी साइड में जो साइड की रूट हो गई वो उसकी लेटरल रूट्स हो गई, मतलब उसकी साइड की रूट्स हो गई वो छोटी छोटी होती हैं। तो मेन जो रूट होती है एक, वो सेंट्रल रूट होती है, मतलब केंद्रीय रूट इसमें एक होती है और बाकी साइड साइड की सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ठीक। अब देखो फाइब्रस रूट्स कैसी हो जाएंगी, जैसे इसकी पत्ती की स्ट्रक्चर था, मतलब पैटर्न था, वैसे इसकी फाइब्रस रूट्स है, मतलब वो कहीं भी तुमने ऐसे निकाला होगा तो कभी कभी घास की कैसी पत्तियाँ, घास की रूट्स देखी होगी ना, एकदम ऐसी फैली हुई सी, मतलब इधर उधर कहीं भी, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इसमें कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ठीक, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए टैप रूट के। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल फाइब्रस रूट्स के हो गए, घास हो गया, वीट हो गया, ये सब इसके फाइब्रस के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में देखो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी पढ़ना है, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ मतलब बाह्य स्ट्रक्चर और अंदरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, मेल और फीमेल पार्ट्स हो जाएंगे, और बाह्य स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, जो आउटर स्ट्रक्चर है। देखो आउटर स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, पंखुड़ी होगी, ठीक है, ऊपर पंखुड़ी पेटल हो गया, नीचे से क्या जो हरा हरा सा रहता है ये इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल, सेपल जिसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी डंडी हो गई, इसकी स्टेम हो गई और पत्तियां हो गई, क्लियर। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो जाएगा, देखो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक, स्त्री केसर, और मेल पार्ट को बोलते हैं पुंग केसर, पुरुष पुंग केसर, ठीक है। स्टेमन, स्टेमन में क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट, स्टेमन में प्रेजेंट होता है एंथर ऑफ फिलामेंट। ये क्या हो गया, ये एंथर हो गया, ठीक है, ये एंथर और नीचे वाला फिलामेंट, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, स्टेमन। ये दोनों मिला के एंथर और फिलामेंट मिला के स्टेमन। एंथर मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जाके कहाँ गिर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, और वापस से अंदर एंटर हो जाएंगे। कैसे एंटर होंगे आगे जाके पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में, ठीक है। तो देखो इधर देखो, स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट। स्टेमेन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का, पुंग केसर, एंथर ऊपर वाला, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ऐसा लोब, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट जो तंतु नीचे की जो ये इसकी डंडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इधर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा हो गया, देखो ऊपर जहाँ पे जाके पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टाइल मतलब ये कैसा स्टाइल मारता है, स्टाइल मारता है तभी तो अंदर जाके पोलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर होते हैं, स्टाइल मतलब वर्तिका। नेक्स्ट आता है ओवरी, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सीड्स बनते हैं, अंडाशय, ठीक है। और फिर ओव्यूल जो क्या है, बीजांड। तो इतना ही था आपके इसमें इस वाली बुक में। नेक्स्ट जब हम 8th क्लास में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में इसके बारे में है,
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी में कैसे गति होती है। तो इसमें आपको पढ़ने हैं जॉइंट्स, ठीक है, जोड़ के बारे में पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हिंदी में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जॉइंट्स, कौन सा नाम है जॉइंट्स का, वो कहाँ पाया जाता है। तो इसको सिर्फ इसी टेबुलर फॉर्म में ही आपको पढ़ना है। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है, शोल्डर और आर्म्स में, शोल्डर और आर्म्स में, ठीक है, थाई और हिप बोन में। कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसा होता है, एक बॉल सी होती है, उसके ऊपर से सॉकेट्स आके अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट, निर्णायक जॉइंट, ठीक है, नेक और हेड में, ये वाला, ठीक है, नेक और हेड के बीच में, हेड और नेक के बीच में कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ है, एल्बो जॉइंट, ठीक है, जो कब्जे, कब्जे जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, दरवाजा ऐसा खुलता बंद होता है, तो ऐसे यहाँ पे एल्बो और नी में हमारा कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। फिक्स जॉइंट, स्थिर जोड़ कहाँ पे है, देखो यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरा निचला हिस्सा क्या है, ये हल्का सा मूव हो रहा है, पर ये ऊपर का हिस्सा एकदम बराबर है, मतलब वो ज़रा भी मूव नहीं हो पा रहा है। तो मतलब फिक्स जॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में क्या है, फिक्स जॉइंट, ठीक है, स्थिर जोड़। नेक्स्ट है कंकाल, कंकाल में देखो 305 लगभग हड्डियाँ होती हैं जब बच्चा पैदा होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है, तो वो हड्डी किस में कन्वर्ट हो जाती है, 206 में। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मसल्स के बारे में पढ़ना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन, मसल कैसे संकुचित होती है और कैसे रिलैक्स हो जाती है, मतलब कैसे उसमें आराम आ जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन ही है। अब देखो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, मैंने ऐसे किया तो क्या हो गया, ये जो मसल है वो शॉर्ट हो गई, और यहाँ पे हाथ रख के देखो तो ये टाइट हो गई, ठीक, टाइट हो गई, स्टिफ हो गई, एकदम टाइट हो गई, शॉर्ट हो गई, तो इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इसी को मैं अगर छोड़ दूंगी ऐसे, तो ये क्या हो गई, यहाँ की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई, थिनर हो गई, अब ये लाइटर हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारी बॉडी में ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बल्ज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे निकल आता है, जैसे लड़कों में जनरली ऐसे निकलता है बल्ज, ऐसा बॉडी दिखाते हैं अपनी। शॉर्ट हो जाएगी, स्टिफर हो जाएगी, थिकर हो जाएगी, और पुल्स द बोन, और बोन को अपनी तरफ ऐसे खींचेगी, ठीक। रिलैक्सेशन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं, ठीक है, एक रिलैक्स होगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैन ओनली पुल कैंट पुश, ये टर्म, ये जो है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मसल्स क्या पुल और पुश दोनों करती हैं, या पुल करती है या सिर्फ पुश करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा वो सिर्फ पुल करती है, खींचती है, ठीक है। तो टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, अगर कोई बोन ऐसे से मूव कर रही है तो दो मसल्स उस बोन, ये बोन है, बोन के एक साइड एक मसल और एक साइड एक मसल, मतलब मसल्स जो है वो हमेशा पेयर्स में रहती हैं, और एक बोन को काम करने के लिए दो मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मसल के बारे में। नेक्स्ट आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है अर्थवॉर्म, कॉकरोच, बर्ड और स्नेल, इन सब के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो देखो मैं ब्रीफ बता दे रही हूँ। अर्थवॉर्म है, उसकी बॉडी कैसी होती है, स्लिमी होती है, ठीक है, उस रिंग्स होता है उसकी बॉडी में, रिंग्स की वजह से क्या होता है, देखा होगा जब वो चलता है तो आगे बढ़ता है तो नीचे पीछे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फिर वो जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा आगे मोटा हो जाता है। तो मतलब उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की, उसके बॉडी में कोई बोन नहीं होता है, किसकी बॉडी में, अर्थवॉर्म की बॉडी में कोई भी बोन नहीं होती है, मसल्स होती हैं, फिर ब्रिस्टल्स होते हैं नीचे ऐसे निकले हुए, आपने जब अगर उसमें देखा होगा लैब में, तो ब्रिस्टल्स होते हैं, वो ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, ग्राउंड में चलने में हेल्प करते हैं, इसे चिपका के रखते हैं, किससे, ग्राउंड से, सतह से उसको चिपका के रखते हैं। फिर हाँ सारे पॉइंट्स हो गए। फिर इसके पास बोन्स नहीं होती। स्नेल आपने देखा है, घेंगा, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से हार्ड कवर होता है, ठीक है, हार्ड कवर होता है, वो चलने में कुछ मदद नहीं करता, बस वो स्नेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, अगर कोई देखा उसने कि एकदम से कुछ खतरा है तो वो अंदर घुस जाता है। अब उसका शेल होता है, उसमें भी मसल्स होती हैं, स्नेल में भी कोई बोन नहीं होती, तो मसल्स क्या करती है, हेल्प करती है मूवमेंट में। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। कॉकरोच का जो आउटर स्केलेटन होता है, हार्ड सी कवरिंग होती है, उसकी वजह से वो कॉकरोच जो है मूवमेंट अपना प्रॉपर कर पाता है। अब इसके पास होते हैं नंबर ऑफ, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं ऊपर, ऐसे देखा होगा कॉकरोच पास से ऐसे लाइन सी बनी होती है, तो वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आगे के जो पैर होते हैं उसकी तरफ से पंख निकले होते हैं और पीछे एक छोटे रहते हैं। तो ये कॉकरोच के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, बर्ड के बारे में। बर्ड क्या होती है, बर्ड की बोन्स जो होती है हॉलो होती हैं। ये हॉलो बोन्स होने के कारण ही बर्ड्स जो है वो
दूर तक उड़ पाती हैं। अगर बोन्स हॉलो ना हो तो बर्ड्स जो है भारी हो जाए और वो उड़ ना पाए दूर तक। ठीक, नेक्स्ट आता है स्नेक। स्नेक भी आपने देखा होगा ऐसे चलते हुए, तो स्नेक्स में भी क्या होता है, इनकी लॉन्ग बैकबोन होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे इस टाइप के मोशन से, वाइब्रेशन मोशन से वो स्नेक जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये सब पॉइंट्स मेन हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, मतलब सजीव एवं उनका, सजीव जीव और उनका परिवेश, वो किस परिवेश में वो रहते हैं। देखो, हैबिटेट और एडेप्टेशन दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन मतलब कोई भी जीव अगर अपने को दूसरे के हिसाब से अडेप्ट कर ले रहा है तभी वो जीवित है, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, जैसे जिराफ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, किस कंडीशन में, अपनी जब उसने खाने की कोशिश करी तो क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया अपने को उस परिस्थिति में रहने के लिए, और उस परिस्थिति में रहने से क्या हो गया, उसकी जो गर्दन थी वो ऊंची हो गई। ठीक है, तो इसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। अब जैसे डिजर्ट के, मरुस्थल के जो जीव होते हैं, अडेप्टेशन की हिंदी हो जाएगी अनुकूलन। ठीक है, और हैबिटेट की आवास। तो देखो, जो डेजर्ट, जो मरुस्थलीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी अगर पेड़ पौधों की बात करूं तो उनमें अलग से कोई पत्ती नहीं होती है, कांटे होते हैं। ठीक है, और वो उनका फोटोसिंथेसिस कब होता है, उनका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मतलब वो स्टोमेटा अपना रात में खोलते हैं, दिन के समय नहीं खोलते हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत डीप होती हैं सॉइल के अंदर, और वो वाटर लॉस जो है, उनके पास लीव्स नहीं होती हैं इसलिए, और लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में। तो कांटों से क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो उनका वाटर लॉस नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, सब एडेप्टेशन हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से अपने को परिवर्तित करा है हर जगह के लोगों ने। अगर मैं समुद्री जीव की बात करूं तो मैं उनको अगर ले जाके रख देती हूँ डेजर्ट में तो वो नहीं जीवित रह पाएंगे, और डेजर्ट के प्लांट्स को ले जाके रख देती हूँ समुद्र में तो वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब हर की कंडीशंस, हर का रहने का तौर तरीका अलग है। ठीक है, तो अब देखो, एडेप्टेशन क्या है, मतलब अनुकूलन क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब विशिष्ट संरचना किसी भी या सर्टेन हैबिट्स, स्वभाव की स्थिति, विशिष्ट स्वभाव की उपस्थिति या विशिष्ट संरचना, उसकी संरचना मतलब उसकी तरीका, मतलब उसका स्ट्रक्चर विशिष्ट बना है। ठीक है, विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस, मतलब जैसे कैक्टस का पौधा है तो एक विशिष्ट बना है उस तरीके से कहाँ पे, मरुस्थल में रहने के लिए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। देखो, ऊँट के पैर, ऊँट में क्या है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे कि उसको नीचे से ज़्यादा हीट ना लगे, वो जो स्टूल रिलीज करता है वो ड्राई रहता है, मतलब मल शुष्क रहता है, उसका सूखा रहता है, लेस यूरिन करता है। ठीक है, एक साथ बहुत सारा पानी पी सकता है, जहाँ पे वो जहाँ भी उसे पानी मिल जाता है तो बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है। तो उसने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब अनुकूलन हो गया उसकी बॉडी में। नेक्स्ट आता है हैबिटेट, मतलब आवास, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी जीव जंतु रहते हैं, उनकी जगह, वो उनको खाना भी देता है, वो उनको रहने की भी जगह देता है, वो उनको अच्छा वातावरण भी देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आवास। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, और उसको क्या है, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड। अब आवास दो तरीके के हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल आवास और जलीय आवास। मतलब टेरेस्ट्रियल हो जाएगी इसकी हिंदी स्थलीय, और एक्वेटिक की हो जाएगी जलीय। ठीक है, अब देखो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन रीजन्स हो गया, तो ये क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल आवास हो गए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक। जलीय में क्या हो जाएगा, सी हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गए, मतलब जलीय, जहाँ भी जल के जीव रहते हैं। अब देखो, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, घटक दो तरीके के हो जाएंगे, एक हो जाएगा जैव घटक और दूसरा हो जाएगा अजैव घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में आ जाएंगे, बायोटिक में। एबायोटिक में क्या हो जाएंगे, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी, वो जो निर्जीव है वो किस में हो जाएंगे, अजैव घटक, और जो जीव है वो किस में आ जाएंगे, जैव घटक में। अब तीसरा वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन मतलब पूर्वनुकूलन और एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन में थोड़ा अंतर है। देखो, एडेप्टेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब बहुत समय तक लोगों ने, चीज़ों ने अडेप्ट किया तब वो उस जगह पे जाकर रह पा रहे हैं। पर ये क्या होगा, एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन में क्या होगा, मतलब पूर्वनुकूलन, इसमें क्या होगा कि शॉर्ट पीरियड एडेप्टेशन है। जैसे अगर मैं अभी गर्म क्षेत्र में रह रही हूँ और कहीं घूमने गई किसी ठंडी जगह पे, तो मेरी बॉडी फटाक से अडेप्ट करेगी उसको, एक दो दिन में जो टेम्परेचर चेंज होगा उसको अडेप्ट करेगी, जिससे कि मैं बीमार ना पड़ूँ। अगर नहीं होगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो इसी को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन, मतलब शॉर्ट पीरियड में किसी भी बॉडी का अडेप्ट करना उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि रहना जो है वो आसान हो जाए
इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। ठीक, क्लियर हो गया। और एक्लीमेटाइजेशन और अडेप्टेशन में अंतर ये हो गया, अडेप्टेशन एक लॉन्ग प्रक्रिया है और ये एक्लीमेटाइजेशन जो है ये शॉर्ट पीरियड पे, मतलब शॉर्ट चीज़ में, छोटे समय में जो होने वाली चीज़ है। क्लियर हुआ। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब गति और उनके दूरियों को नापने का मापन। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देखा गया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए जिसको एसआई यूनिट बोला गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली थी, जो हर जगह एक्सेप्टेबल था। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में कोई और फॉरेन में कोई और मेजरमेंट रहे मापन का, तो इसलिए एसआई सिस्टम बनाया गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसको क्या बोला, मीटरी पद्धति। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था कि एक मानक प्रणाली बना दी जाए और ये प्रणाली हर जगह एक्सेप्टेबल रहे। ठीक है, तो फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि यूनिफॉर्म जो एक प्रणाली बनाई गई, तो इसको हर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी सिस्टम को बोला गया क्या, एसआई सिस्टम। अब देखो एसआई यूनिट, तो अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये इस तरह से इन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग ने देख लिया था कि कह डम दसम, मतलब किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो एक अब देखो, तो ये तो आप लोग को सबको पता होगा, अभी नहीं पता है तो हम आगे जैसे जैसे आता जाएगा इसको हम क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ बुक में दिया हुआ है कि इतने तरह के मोशंस होते हैं, बस उसके बाद चैप्टर खत्म है। तो पहला मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जिसको सरल रेखीय मोशन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन है, वो सरल रेखीय मोशन है। ठीक है, कार अगर रोड पे जा रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, मतलब वर्तुल्य मोशन। ठीक है, मतलब जैसे पंखे का घूमना या झूले का घूमना, कोई चीज़ गोल में घूम रही है, वॉशिंग मशीन का घूमना ऐसे गोल गोल, तो वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन, मतलब आवर्ती, एक समय के बाद वो दोबारा से वो आवर्ती होगी, जैसे पेंडुलम में होता है ना, ये पेंडुलम है, लोलक है, तो लोलक अगर इसको ऐसे करेंगे तो वो एक समय पे इधर जाएगा, फिर वापस इसी पोजीशन पे आएगा और फिर इधर जाएगा, तो मतलब एक पीरियोडिक मोशन है, इधर से उधर, घड़ी का में पेंडुलम जो होता है। ठीक है, तो ये होगा टाइप्स ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाए और परावर्तन। इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर आपको बताया गया है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बारे में, फिर शैडो के बारे में थोड़ा बताया है, फिर कैसे लाइट ट्रैवल करती है, और पिनहोल कैमरा और पेरिस्कोप, ये सब हल्का हल्का दिया है, और ये सब जो है डिटेल में आपको क्लास 9th और 10th में ज़रूर मिलेगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं जितना इस चैप्टर में दिया है क्लास 6 की बुक में। तो ऑब्जेक्ट्स में देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दूसरों को लाइट देते हैं, मतलब जो खुद प्रकाशित होते हैं। अब कौन से हो सकते हैं, सबसे बड़ा तो हो गया सूरज, दूसरा हो गया टॉर्च, ट्यूबलाइट, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो खुद दूसरे को प्रकाश कर रही हैं, तो वो सब क्या हो गए, ल्यूमिनस, मतलब दीप्त पिंड। ठीक, और नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएंगे, जो चीज़ प्रकाश नहीं कर रही, जैसे कोई भी सामान जिसमें खुद की लाइट ना हो, दूसरों की लाइट से वो हमें दिख पा रही है, बेड हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गई, मतलब हर वो चीज़ जिसमें खुद की लाइट नहीं है, दूसरे की लाइट से हमको दिख रही है। ठीक, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, देखो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, जिसमें पारदर्शी, पूरा आगे पीछे दिख जाए, ग्लास हो गया, ग्लास दरवाज़ा हो गया, ठीक, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी। नेक्स्ट हो जाएगा ओपेक, अपारदर्शी। अब किसी किताब के अगर हाथ के आगे पीछे मैं देखना चाहूँ तो क्या मैं देख लूँगी, नहीं देखूँगी, क्योंकि क्या है वो, ये चीज़, ये हाथ क्या है, ये ओपेक है। ठीक है, अपारदर्शी, सबको पता है ये सब चीज़ें। ट्रांसलूशन मतलब पारभाषी। अब हल्का से फैट का अगर मैं टेस्ट करूँ एक पेपर के ऊपर, तो फैट का पेपर से जो टेस्ट हो जाएगा वो कैसा बन जाएगा, वो पारदर्शी बन जाएगा, सॉरी पारभाषी बन जाएगा, सॉरी हिंदी में गड़बड़ कर दिया, पारभाषी मतलब ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा वो फैट का टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगी छाया कैसे बनती है, तो छाया बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि स्क्रीन होना है। स्क्रीन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो पर्दा हो सकता है,
ठीक है। और छाया हमारा हमेशा पीछे बनती है, आगे से रोशनी आती है और मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे मेरी छाया बन जाएगी। अगर ये ऊपर लाइट नहीं होती तो यहाँ पे आपको मेरी शैडो दिख रही होती, ठीक है। ये ऊपर लाइट होने की वजह से यहाँ पे शैडो नहीं दिख रही है। किसी किसी में आपने देखा होगा किसी किसी वीडियोस में कि जो खड़ा है, जो आपको पढ़ा रहा है, या किसी का वीडियो आप देख रहे हो तो उसके पीछे उसकी स्क्रीन पे छाया आ रही है, तो क्या है, शैडो हमेशा हमारी पीछे बनती है। और उसके लिए कोई ना कोई स्क्रीन की ज़रूरत है। ये स्क्रीन भी हो सकती है, वाइट बोर्ड भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, या छाया अगर नीचे मैं ऐसे रख रही हूँ तो नीचे भी छाया बनती है, मतलब फ्लोर भी हमारा छाया बनाने की एक जगह है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हाँ, छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है, मतलब छाया हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही बनेगी। नेक्स्ट आता है लाइट, जो है हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। अगर टॉर्च की रोशनी मारते हैं तो वो स्ट्रेट जाती है, ऐसे घूमती फिरती तो नहीं जाती है कि टाटा बाय करते हुए जाती हो। तो देखो यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है तो उसको क्या है, ये इस कोन के अंदर लाइट दिखेगी, पर अगर मैं इसी कोन को बेंड कर दूं और ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो क्या इसको लाइट दिखेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक लाइट जो है स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो यहाँ तक टकराएगी और उसके बाद उसको नहीं दिख पाएगी, ठीक है। अब देखो मिरर एंड रिफ्लेक्शन, आपकी बुक में छोटा सा दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये बताया कि ऐसे टॉर्च की अगर लाइट हम मिरर के ऊपर मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब एंगल आई, एंगल आर, ये सब टर्म्स आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के मिलने वाली। तो मिरर क्या है, दर्पण, और रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन। तो लाइट यहाँ से ट्रैवल करी और से स्ट्राइक हिट करी किस पे, मिरर पे, क्योंकि मिरर की एक सरफेस तो क्या होती है, पेंटेड होती है, तो हम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो यहाँ पे लाइट की रोशनी, टॉर्च की रोशनी मारते हैं ना मिरर में, तो ऐसा दिखता है, ठीक है। पेरिस्कोप बनाया है आपकी बुक में एक्टिविटी में, तो पेरिस्कोप में क्या है, दो तरह के मिरर लगते हैं, दो साइड में, मतलब ऐसा सा जेड सा स्ट्रक्चर होता है, और इधर एक में लग गया और एक इधर लग जाता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ से लाइट एंटर करी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से लाइट एंटर करी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से टकराएगी। ये मिरर लगे हुए हैं इधर, ये इधर मिरर, एक इधर मिरर, ठीक है। तो यहाँ से एंटर करेगी, इस पे टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ एंटर करेगी, इस पे टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ एंटर करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो मतलब लाइट का सोर्स तो यहाँ से है, और दिख किसको रहा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको ये लाइट दिख पा रही है, मतलब एंटर यहाँ से कर रही है, फिर यहाँ से देखो ये एक मिरर लगा है, बड़ा सा बना दे रही हूँ, एक ये मिरर बना है, तो यहाँ से टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो फिर यहाँ से आके यहाँ टकराई, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर इसको दिख गया इस आदमी को। तो ये पेरिस्कोप के बारे में। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे चैप्टर्स क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, मतलब विद्युत तथा परिपथ, मतलब उसका सर्किट कैसे उसमें बन रहा है। तो आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक में इलेक्ट्रिक सेल दिया हुआ है, साथ में सर्किट बनाना बताया है, ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो बताना बनाया है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल में देखो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, मतलब आपने सेल बैटरी देखी होगी, बैटरी पे ऊपर की टोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की प्लेट जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कैसे बैटरी से कोई भी कार चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो उसके कारण ये होता है कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ रसायन पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बैटरी ये काम करती है। इसकी वजह से जैसे टॉर्च जल रहा है या कार चल रही है, अगर ये रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो ये रासायनिक पदार्थ है यही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बात आती है बल्ब, आपकी बुक में बल्ब के बारे में दिया है, सिर्फ बल्ब का स्ट्रक्चर बताया है। तो बल्ब के स्ट्रक्चर में क्या है, देखो ये है, ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट ही जलता है जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। तो ये फिलामेंट जनरली टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि और टंगस्टन की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो चैप्टर 10th में आई थिंक वो चैप्टर है। अब नेक्स्ट है, देखो इसकी ये साइड में फिलामेंट ऐसी हवा में तो लटका नहीं रहेगा, इसको कुछ ना कुछ तो वायर लगा होगा। तो जो साइड के वायर होते हैं ये बहुत ही मोटे होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू टंगस्टन, वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें और टंगस्टन को अपनी जगह पे स्थिर रखें। दूसरी बात, जो ये पहला तार है ये वाला तार मुड़ के आएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, मतलब जो पहला तार है ये कनेक्ट हो जाएगा बेस ऑफ द बल्ब से, ठीक। अब ये अंदर सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखता है, और ये उधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो तार है वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। तो दोनों तार प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो पहला तार जो है वो कनेक्ट हो जाएगा बेस से आके, और दूसरा तार जो है वो कनेक्ट हो जाएगा
इधर नेक से और दूसरा तार हो जाए कनेक्ट सेंटर ऑफ द बेस से, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, पूरा एक सिस्टम, एक सर्किट क्लोज बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कर रही है तो ये बीच में क्या हो गया, ये प्लग, अगर प्लग को हटा देंगे, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे ऐसे जोड़ूँ ना, ये इसको यहीं तक रहने दूँ, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर अगर मैं इसको जब ज्वाइन कर दूँगी, मतलब ऑन कर दूँगी स्विच को, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो आपकी बुक में सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बताया था। नेक्स्ट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो ऐसे चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प करती हैं कंडक्ट करने में, जैसे कि पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट आया तो पानी में भी करंट फ्लो करेगा, पर अगर वुड पे करंट आया तो वुड पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वुड इज़ अ इंसुलेटर, मतलब रोधक है, क्या, विद्युत रोधक। और ये क्या है, विद्युत चालक, कंडक्टर, ठीक है। ऐसे मेटल्स हो गए, कंडक्टर हो गए। वाटर इज़ अ कंडक्टर, हमारी बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये ब्रिक हो गया, फिर वुड हो गया, ये सब क्या हो गया, इंसुलेटर्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फन विथ मैग्नेट्स। इस चैप्टर में भी आपको बताया, पहले हिस्ट्री बताइए कि कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, फिर मैग्नेट्स हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, मैग्नेट्स क्या कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बस इतना ही बताया। मतलब सब बेसिक ही है क्लास 6 में। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले फन विथ मैग्नेट्स में अगर मैं देखूँ तो दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गए, मैग्नेटिक हो गए। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, अपनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नॉन मैग्नेटिक मतलब अचुंबकीय, मतलब इन चीज़ों से, सब्सटेंस से, इन पदार्थों से कोई भी चीज़ नहीं चिपकेगी, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब चुंबकीय उनके अंदर नेचर है, मतलब उनसे चीज़ें जाके चिपकेंगी। और अचुंबकीय मतलब इनसे चीज़ें जाके नहीं चिपकेंगी। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट क्या है, चुंबकीय पदार्थों से जाके चिपकेंगे। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हो गया, देखो जो शेफर्ड एक थे, वो क्या करते थे ना, वो कचरा अपना बीनते थे, तो उनके पास एक रॉड थी, उसमें उन्होंने लगा के रखा था नीचे लोहे का पतरा टाइप का, से रॉड के नीचे यहाँ पे लोहे की पतरा लगा के रखा था। तो एक बार वो जा रहे थे अपना ऐसे ही चराते हुए भेड़ों को, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो रॉड है वो निकल नहीं पाई। तो उनको ये लगा कि ऐसा क्यों है, वो उधर से क्यों ताकत लग रही है, मुझे इतनी क्यों कोशिश करनी पड़ी रॉड को निकालने की। तो अब उन्हें जाके पता चला कि उस रॉड में जो आयरन थी वो एक जगह पर जाके चिपक गई और वो उससे निकल नहीं पा रही है। तब उससे ये डिस्कवरी हुई थी कि एक रॉक है, जिस रॉक का नाम है मैग्नेटाइट। वो एक ऐसी रॉक है जिस पे जाके आयरन्स जो है वो चिपक जाते हैं, और तो उनके रॉड के ऊपर भी आयरन लगे हुआ था, तो उससे जाके वो चिपक गया था। तो अब इन शेफर्ड का नाम भी था मैंगनीज, ठीक है। तो रॉक क्या थी, मैग्नेटाइट थी। सब चीज़ सिमिलर था। अब देखो शेप्स ऑफ अ मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलतांत और बेलाकार, ये सब चुंबक ऐसे होते हैं ना। बार मैग्नेट ऐसे हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे हो गया, ठीक है। फिर कौन सा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऐसे हो गया, सिलेंड्रिकल के शेप में। फिर ये हो गया बॉल एंडेड मैग्नेट, ऐसे हो गया। तो ये सब टाइप्स ऑफ अ मैग्नेट हैं जो कि आपने देखे होंगे जनरली। नेक्स्ट आता है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। अब मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पर नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, ठीक। साउथ एक साथ रखोगे तो वो भी रिपेल करेगा। तो हमेशा नॉर्थ के साथ क्या आना चाहिए, अगर अट्रैक्ट कराना है तो साउथ, ठीक। नॉर्थ एंड साउथ का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात है कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट को जानने के लिए क्या किया कि एक मैग्नेट को लेके गए और खूब सारे आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे के बुरादे को फैला दिया गया पेपर के ऊपर। अब उसके ऊपर से क्या कर दिया, जो मैग्नेट है उसको डाल दिया। तो उसको डालने से क्या होगा, फटाफट से जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब ये आयरन फिलिंग्स पहले तो पूरे पेपर पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, फिर क्या हो गया, कुछ इधर आ गई और कुछ इधर आ गई। तो इससे ये समझ में आया कि सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पता चल गया। अब ये इसी मैग्नेट से हमें क्या पता लग सकता है, हमको डायरेक्शन पता लग सकता है, ठीक है। कंपास में यूज़ होता है, देखा है ना, कंपास के अंदर निडल प्रेजेंट होती है। निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। जैसे हम इधर उधर जाते हैं तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और स्थिर किधर हो जाती है, फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट होता है अट्रैक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, कट जाएगा, साउथ फिर रिपेल करेगा, और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपका बचता है एक चैप्टर है वाटर।
वाटर वाला चैप्टर नेक्स्ट है एयर अराउंड अस। तो एयर अराउंड अस में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, बस इसके बारे में ही बताया, बिल्कुल भी डीप चैप्टर नहीं है। ये सारे चैप्टर्स आपको 8th क्लास से बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें जो किचन का कचरा है, जो सिंपल आप घर पे भी देखते हो, वही है कि जो ग्रीन बास्केट होगी कचरे की ग्रीन बास्केट है वो वेजिटेबल्स के लिए है, और जो ब्लू वाला कचरे की बास्केट है वो ब्लू वाली कचरे की बास्केट दी गई है ड्राई कचरा रखने के लिए, मतलब ग्लास का हो गया, प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, वो सब रखने के लिए। साथ में इसमें ये बताया गया कि बच्चों को वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताओ। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है कि मैन्योर का एक बनाने का तरीका जो कि घर में बनाते हैं। घर में कैसे बनाते हैं, देखो कंपोस्टिंग कैसे होती है, जो भी आलू का छिलका, प्याज का छिलका, ये सारे छिलकों को मिला के, ठीक है, उसमें थोड़ा पेपर डाल के, फिर उसी में एग के शेल्स डाल के वो एक पिट में बना के रख देते हैं, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे, और उसमें क्या करते हैं, केचुआ डाल देते हैं, अर्थवर्म डाल देते हैं, क्योंकि अर्थवर्म क्या होते हैं, दे आर फार्मर्स फ्रेंडली। तो उस थोड़े समय के बाद, एक 15-20 दिन के बाद क्या होता है कि फिर खोल के देखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या है, कंपोस्ट एक मैन्योर घर का तैयार हो जाता है। तो वो क्या होता है, नेचुरल होता है, एकदम ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो आपकी बुक में बस इतना ही बताया गया है कंपोस्टिंग के बारे में। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और सूखा जो होगा, जो भी कचरा होगा, वो कंपोस्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि वो ड्राई है, उसको जो डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्लियर। और वर्मी कंपोस्टिंग में जो है अर्थवर्म का यूज़ करते हैं। तो आपकी ये बुक जो है वो अभी ख़त्म होती है। इससे हम अब क्वेश्चंस करेंगे, जो भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चंस भी बनाऊंगी। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी 7th की जो है समरी। वो आपको एक वीडियो या 2 वीडियो में जैसे भी होगा मैं काउंट कर दूंगी, कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, और 2 वीडियो भी बनते हैं तो वो छोटे छोटे वीडियो बन जाएंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ये वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप बस सुनते रहिएगा, आपको वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।